आइए दोस्तों, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी का एक और टॉपिक इस वीडियो में आपके साथ डिस्कस करते हैं और टॉपिक है एंजाइम्स एंड प्रोटीन्स इन्वॉल्व्ड इन डीएनए रेप्लिकेशन। डीएनए रेप्लिकेशन के दो वीडियो हम आपके साथ पहले बना चुके हैं। इसमें एक में हमने कॉन्सेप्ट और टाइप्स डिस्कस किए थे, तो दूसरे में प्रोसेस डिस्कस की थी। प्रोसेस के अंतर्गत हमने देखा था कि हर एक स्टेप में कुछ ना कुछ कोई ना कोई एंजाइम्स और प्रोटीन्स उसमें इन्वॉल्व होते हैं। यहाँ पर हम उनका सेपरेट स्टडी कर रहे हैं, तो देखते हैं कि कौन कौन से एंजाइम्स और प्रोटीन्स इस प्रोसेस में इन्वॉल्व होते हैं। हमें पता है, जब आपके साथ प्रोसेस डिस्कस की थी तो बताया था कि ये एक सिंपल प्रोसेस नहीं है। डीएनए रेप्लिकेशन एक्चुअली एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है और दोनों ही प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स में इस प्रोसेस को संपन्न होने के लिए कुछ विशिष्ट एंजाइम्स और प्रोटीन्स की आवश्यकता होती है। इन एंजाइम्स को यहाँ पर हम तीन कैटेगरीज में बांट रहे हैं। पहला है न्यूक्लियसेस, दूसरा पॉलीमरेजेस और थर्ड है लाइगेजेस। एक एक करके ब्रीफली इनकी स्टडी करेंगे। पहला लेते हैं न्यूक्लियसेस। हमने आपको बताया था कि जो डीएनए होता है वो दो पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन्स का बना होता है और दोनों पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन जो होती हैं वो बॉन्ड्स के द्वारा, फास्फोडाइस्टर बॉन्ड्स के द्वारा आपस में जुड़ी हुई होती हैं। तो ये जो दोनों न्यूक्लियोटाइड चेन्स होती हैं, इनको पहले अलग करना आवश्यक होता है। तो इन दोनों पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन्स को सेपरेट करने का कार्य, इन दोनों के बीच पाए जाने वाले बॉन्ड्स को तोड़कर इन दोनों को अलग करने का कार्य जिन एंजाइम्स के द्वारा किया जाता है उनको न्यूक्लियसेस एंजाइम्स कहते हैं। और ये जो न्यूक्लियसेस एंजाइम्स होते हैं ये दोनों ही साइड अटैक कर सकते हैं, थर्ड एंड पर भी और 5 एंड पर भी। तो इस प्रकार से सबसे पहले जो डीएनए की पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन्स हैं उनके बीच बॉन्ड्स को तोड़कर उनको अलग करने का कार्य जिन एंजाइम्स के द्वारा किया जाता है वो न्यूक्लियसेस एंजाइम्स होते हैं। ये एक्चुअली दो प्रकार के हैं, एक है एक्सोन्यूक्लियसिस और दूसरा है एंडोन्यूक्लियसिस। पहला एक्सोन्यूक्लियस की बात करें तो ये जो पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन होती है उसके आउटर फ्री एंड्स पर वर्क करते हैं, अर्थात जो फ्री मुक्त सिरे होते हैं पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन के, उधर ये अपना क्रियाशीलता प्रारंभ करते हैं। इनकी जो क्रियाशीलता है वो दोनों साइड से किधर भी हो सकती है, चाहे यानी दोनों डायरेक्शंस में हो सकती है, 5 to 3rd और 3rd to 5 एंड डायरेक्शन। तो इस प्रकार से जो मुक्त सिरों पर न्यूक्लियोटाइड चेन्स को तोड़ने का कार्य करते हैं वो एक्सोन्यूक्लियस होते हैं, जबकि ऐसे एंजाइम्स जो दो न्यूक्लियोटाइड चेन यानी दोनों स्ट्रैंड के मध्य जो बंद होते हैं उनको तोड़ने का कार्य करते हैं वो एंडोन्यूक्लियसेस होते हैं। क्योंकि ये मध्य से उन बॉन्ड्स को तोड़ते हैं, तो उन बॉन्ड्स को जहाँ पर ये तोड़ते हैं वहाँ पर एक स्पेसिफिक स्ट्रक्चर बन जाती है जिसे निक कहा जाता है। और ये जो निक होती है इस पर दो एंड पर फ्री साइड्स होती हैं, दोनों जो इसके एंड होते हैं वो फ्री होते हैं। इस प्रकार से इन एंड्स इस जो निक है इस पर नए डीएनए स्ट्रैंड का संश्लेषण होता है, अर्थात ये जो निक बनी इसने जो दो स्ट्रैंड फ्री किए इन दोनों पर नए डीएनए स्ट्रैंड संश्लेषित हो सकते हैं, अर्थात ये डीएनए नए डीएनए स्ट्रैंड के लिए टेम्पलेट का कार्य करती है। तो जो न्यूक्लियसेस एंजाइम है उनका कार्य हुआ बेसिकली जो न्यूक्लियोटाइड चेन्स होती हैं उनको सेपरेट करने का। तो इस प्रकार से पहला एंजाइम हुआ न्यूक्लियसेस। दूसरा एंजाइम जो बहुत महत्वपूर्ण एंजाइम की कैटेगरी है वो है डीएनए पॉलीमरेजेस। बेसिकली ये जो डीएनए पॉलीमरेजेस एंजाइम्स हैं इनका कार्य ही होता है नए डीएनए स्ट्रैंड का सिंथेसिस करना। The enzymes carry out the process of polymerization of nucleotides and formation of polynucleotide chain. पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन का फॉर्मेशन इन्हीं के द्वारा किया जाता है। इनको सबसे पहले ई कोलाई नामक बैक्टीरिया में ए रोमबर्ग नामक साइंटिस्ट द्वारा डिस्कवर किया गया था। ये बेसिकली तीन प्रकार के होते हैं जिन्हें पॉलीमरेज फर्स्ट या पोल फर्स्ट, पॉलीमरेज सेकंड, पोल सेकंड और पॉलीमरेज थर्ड या पोल थर्ड भी कहा जा सकता है। इन तीनों के बारे में ब्रीफ आपको एक्सप्लेन करेंगे। पहला लेते हैं पॉलीमरेज फर्स्ट। ये जो पॉलीमरेज फर्स्ट होता है वो एक्चुअली सिंगल पेप्टाइड चेन का बना होता है जिसका जो मॉलिक्यूलर वेट होता है वो 1,03,000 डाल्टन होता है। ई कोलाई में लगभग इसके 400 मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं। पॉलीमरेज फर्स्ट के ई कोलाई बैक्टीरिया में लगभग 400 मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं।
इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से जब इसकी शेप को देखा गया तो रफली ये स्फेरिकल होता है, जिसका डायमीटर लगभग 65 एंगस्ट्रॉम होता है। ये बेसिकली ये जो पॉलीमरेज है इस पर कुछ स्पेसिफिक साइट्स पाई जाती हैं जिस पर डिफरेंट कार्य संपन्न होते हैं, जिन साइट्स के माध्यम से ये डिफरेंट कार्य संपन्न करता है। तो इस डीएनए पॉलीमरेज पर पाई जाने वाली डिफरेंट साइट्स कौन कौन सी हैं वो इस प्रकार हैं। पहला टेम्पलेट साइट फॉर अटैचमेंट टू द डीएनए टेम्पलेट। सेकंड प्राइमर साइट फॉर अटैचमेंट टू द प्राइमर चेन। थर्ड प्राइमर टर्मिनस साइट फॉर थर्ड एंड OH group of RNA primer. Next, triphosphate site for attachment of the 5' triphosphate group. And lastly 5 to 3rd and exonuclease site, जिस पर exonuclease एंजाइम की एक्टिविटी होती है। इस प्रकार से ये जो पोल फर्स्ट है इस पर डिफरेंट फंक्शंस को परफॉर्म करने के लिए डिफरेंट साइट्स पाई जाती हैं। किस साइट्स पर क्या जुड़ता है वो इस स्लाइड्स में आप 5 पॉइंट्स में देख रहे हैं। इस पॉलीमरेज फर्स्ट के जो डिफरेंट फंक्शंस हैं उनमें दो बेसिकली मुख्य हैं, एक है पॉलीमराइजेशन और दूसरा डिग्रेडेशन जिसको एक्सोन्यूक्लियोलाइटिक एक्टिविटी भी कहा जाता है। तो इसमें बेसिकली जो इसका पहला प्रमुख फंक्शन है वो है पॉलीमराइजेशन जिसको सिंथेटिक फंक्शन भी कहते हैं, और इसके माध्यम से ये डीएनए के नए स्ट्रैंड्स का संश्लेषण करता है। लेकिन इसके साथ साथ ही इसका एक दूसरा फंक्शन भी है जो डिग्रेडेशन लिखा हुआ है, अर्थात ये डीएनए स्ट्रैंड को तोड़ने का कार्य भी करता है, और ये डीएनए स्ट्रैंड को तोड़ने का कार्य बेसिकली इसकी मरम्मत यानी रिपेयरिंग के पर्पज से किया जाता है। यहाँ पर जो ये पॉलीमरेज फर्स्ट है ये ट्रिप्सिन के द्वारा दो फ्रेगमेंट्स में तोड़ दिया जाता है। इसके दो फ्रेगमेंट्स जो बनते हैं वो दोनों का मॉलिक्यूलर वेट डिफरेंट होता है। जो बड़ा फ्रेगमेंट होता है उसका मॉलिक्यूलर वेट 75,000 होता है और स्मॉल फ्रेगमेंट्स का 36,000 होता है। लार्ज जो फ्रेगमेंट होता है, बड़ा फ्रेगमेंट, उसको क्ली-नाउ फ्रेगमेंट भी कहा जाता है। ये बड़ा जो लार्ज फ्रेगमेंट है वो बेसिकली 3rd to 5 एंड एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी शो करता है। 3rd to 5 एंड एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी शो करता है, अर्थात इसका मतलब है ये बेसिकली प्रूफ रीडिंग या रिपेयर सिंथेसिस का कार्य संपन्न करता है। यहाँ पर ये मैं आपको बताना चाहूँगा कि पहले हमने देखा था एक कार्य है इसका सिंथेटिक फंक्शन जहाँ पर ये नई स्ट्रैंड का संश्लेषण करता है, लेकिन दूसरा एक्सोन्यूक्लियोलाइटिक एक्टिविटी जो बताई थी उसमें मैंने आपको बताया था कि ये डीएनए स्ट्रैंड को तोड़ने का कार्य भी करता है, और तोड़ने का कार्य बेसिकली रिपेयरिंग के पर्पज से होता है। कई बार जब डीएनए का पॉलीमराइजेशन हो रहा होता है तो उसमें कुछ मिसमैच न्यूक्लियोटाइड जुड़ जाते हैं। अगर वो जुड़े रहेंगे तो वो प्रॉपर मॉलिक्यूल नहीं बन पाएगा, इसलिए उनको हटाना जरूरी होता है, और उनको हटाने के लिए बेसिकली उसको ब्रेक करना पड़ता है, और ये ब्रेक करना जो होता है उसी को कहते हैं एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी। तो एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी जो दो प्रकार की होती है, 3rd to 5 एंड और 5 to 3rd एंड। तो जो पहली है 3rd to 5 एंड एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी, ये बेसिकली प्रूफ रीडिंग या रिपेयर सिंथेसिस की एक्टिविटी कही जाती है। इसके अलावा जो स्मॉल फ्रेगमेंट होता है इसका वो एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी 5 to 3rd एंड डायरेक्शन में शो करता है। पहला तो था 3rd to 5, ये है 5 to 3rd एंड डायरेक्शन में शो करता है, और इस एक्टिविटी के द्वारा बेसिकली ये आरएनए प्राइमर को रिमूव करता है और जो गैप बनते हैं उनको सील करके नए डीएनए स्ट्रैंड का निर्माण करता है। हमने आपको बताया था कि ओकाजा के फ्रेगमेंट्स जो बनते हैं छोटे छोटे, उनमें प्रत्येक में आरएनए प्राइमर जुड़ा होता है। उस आरएनए प्राइमर का वहाँ से हटना जरूरी होता है, तो उसको हटाना और उनको फिर जो गैप बन जाते हैं उनको भरना, ये कार्य भी कहीं ना कहीं पोल फर्स्ट यानी पॉलीमरेज फर्स्ट के द्वारा ही किया जाता है, और इसकी ये एक्टिविटी बेसिकली कहलाती है एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी 5 to 3rd एंड। तो एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी दो प्रकार की हो गई, 3rd to 5 एंड और 5 to 3rd एंड। तो इस प्रकार से इन दोनों एक्टिविटीज़ के द्वारा कहीं ना कहीं ये एंजाइम डीएनए रिपेयरिंग में हेल्प करता है। तो सिंथेसिस में तो हेल्प करता ही है, साथ में रिपेयरिंग में भी हेल्प करता है। दूसरा एंजाइम है पॉलीमरेज सेकंड। बेसिकली ये भी सिंगल पॉलीपेप्टाइड चेन का बना होता है और इसका मॉलिक्यूलर वेट 90,000 डाल्टन होता है। इस ई कोलाई में इसकी लगभग
40 मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं। उधर पोल फर्स्ट के आपने 400 देखे थे, तो यहाँ पर ओनली 40 मॉलिक्यूल्स इसके पाए जाते हैं। ये दोनों प्रकार की एक्टिविटी शो करता है, पॉलीमराइजेशन एक्टिविटी भी और एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी भी। अर्थात जो पोल फर्स्ट की दो एक्टिविटी हैं, पॉलीमराइजेशन और एक्सोन्यूक्लियस, वो दोनों पोल सेकंड के द्वारा भी शो की जाती हैं, लेकिन इनमें कुछ अंतर होता है। पहले में जब बात कर रहे हैं कि पॉलीमराइजेशन एक्टिविटी ऑफ पोल सेकंड इज मच लेस देन पोल फर्स्ट, इसकी जो एक्टिविटी है वो पोल फर्स्ट की तुलना में काफ़ी कम होती है, क्योंकि वो पोल फर्स्ट जो है वो लगभग 1000 पर मिनट न्यूक्लियोटाइड को पॉलीमराइज करता है, जबकि ये केवल 50 न्यूक्लियोटाइड को पर मिनट पॉलीमराइज करता है। इस प्रकार से उसकी एक्टिविटी मच ग्रेटर इसकी तुलना में। दूसरा जो एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी है, ये 3rd to 5n डायरेक्शन में तो शो करता है, लेकिन 5 to 3rd डायरेक्शन में शो नहीं करता। पोल से यहाँ पर पोल फर्स्ट से इसकी तुलना आप कर सकते हैं। इसमें केवल 3rd to 5 एंड एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी पाई जाती है, मतलब ये रिपेयर सिंथेसिस में हेल्प करता है, लेकिन आरएनए प्राइमर्स को हटाने में और जो गैप होते हैं उनको सील करने में इसका रोल नहीं होता। तो इस प्रकार से इस एक्टिविटी के द्वारा, एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी के द्वारा, ये डीएनए रिपेयरिंग में हेल्प करता है। इसके अलावा ये जो पोल सेकंड है, कई बार पोल फर्स्ट का अल्टरनेट भी बन सकता है। अगर पोल फर्स्ट डीएक्टिवेट हो या नहीं हो तो उसकी जगह पर ये कार्य करता है। तीसरा एंजाइम है पॉलीमरेज थर्ड। ये पॉलीमरेज थर्ड जो है वो उन दोनों की तुलना में काफ़ी ज़्यादा एक्टिव होता है। ये बेसिकली जो पॉलीमराइजेशन का काम है वो इस एंजाइम के द्वारा ही किया जाता है। ये पोल फर्स्ट और पोल सेकंड की तुलना में काफ़ी ज़्यादा एक्टिव एंजाइम होता है। बेसिकली ये दो पॉलीपेप्टाइड चेन्स का बना होता है। वो दोनों सिंगल पॉलीपेप्टाइड चेन के बने हुए थे, ये दो पॉलीपेप्टाइड चेन्स का बना होता है, जिनके दोनों के मॉलिक्यूलर वेट डिफरेंट डिफरेंट होते हैं। एक का 1,40,000 तो दूसरे का 40,000 डाल्टन रेस्पेक्टिवली। इस प्रकार से दोनों का जो मॉलिक्यूलर वेट होता है पॉलीपेप्टाइड चेन्स का वो डिफरेंट डिफरेंट होता है। ये बेसिकली पॉलीमराइजेशन एंजाइम है और इसका मुख्य कार्य ही पॉलीमराइजेशन करना है। इसकी जो रेट है पॉलीमराइजेशन की वो उन दोनों से मच ग्रेटर है। यहाँ पर देख रहे हैं कि ये लगभग 15,000 न्यूक्लियोटाइड्स पर मिनट पॉलीमराइज करता है। 15,000 न्यूक्लियोटाइड पर मिनट। सेकंड में देखा था हमने 40, फर्स्ट में देखा था 4,000, लेकिन यहाँ पर 1,000 देखा था फर्स्ट में, और यहाँ पर 15,000 न्यूक्लियोटाइड पर मिनट ये पॉलीमराइज करता है। इस प्रकार से इसका जो मुख्य कार्य है वो पॉलीमराइजेशन का है। ये जो पोल थर्ड है वो पोल सेकंड की तरह से एफिशिएंटली पॉलीमराइजेशन नहीं कर पाएगा अगर डीएनए मॉलिक्यूल बहुत ज़्यादा लंबा है। अगर डीएनए मॉलिक्यूल बहुत ज़्यादा लंबा होगा तो पोल सेकंड की तरह ये एफिशिएंटली पॉलीमराइजेशन कार्य नहीं कर पाएगा। लेकिन अगर इसको एटीपी प्रॉपर मात्रा में मिले, इसके साथ साथ कुछ कोफैक्टर्स इसको पर्याप्त मात्रा में मिलें, तो ये फिर एफिशिएंटली पॉलीमराइजेशन कार्य कर पाता है। इसका मतलब इसको ऐसे भी कहा जा सकता है कि इसको एफिशिएंटली पॉलीमराइजेशन कार्य संपन्न करने के लिए एटीपी या कुछ प्रोटीन्स की आवश्यकता होती है। इसी के साथ साथ ये जो पोल थर्ड है वो एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी भी शो करता है, लेकिन केवल 3rd to 5n डायरेक्शन में, इसके रिवर्स में शो नहीं करता पोल सेकंड की तरह। इस प्रकार से आप देखेंगे कि जिन तीनों एंजाइम्स में 3rd से 5n एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी तो पाई जाती है, लेकिन जो दूसरी एक्टिविटी है 5 to 3rd वो केवल पोल फर्स्ट में ही पाई जाती है, बाकी दोनों में नहीं पाई जाती। तो ये हुआ डीएनए पॉलीमरेज तीनों प्रकार के। एक एंजाइम है डीएनए लाइगेज, इसमें ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है। बेसिकली हमने प्रोसेस के दौरान आपको बताया था कि जो डीएनए के खंड होते हैं उनको आपस में जोड़ने का जो कार्य किया जाता है, या जोड़कर एक पूरा सेगमेंट बनाने का जो कार्य किया जाता है, पूरा स्टैंड बनाने का जो कार्य किया जाता है, वो डीएनए लाइगेज के द्वारा किया जाता है। बेसिकली जो फ्रेगमेंट्स होते हैं उनको ये जोड़कर पूरा एक कंटिन्यूअस डीएनए स्टैंड बनाने का कार्य डीएनए लाइगेज के द्वारा किया जाता है। यहाँ पर बेसिकली दो प्रकार के डीएनए लाइगेज पाए जाते हैं। एक है ई कोलाई डीएनए लाइगेज और दूसरा है
T4 DNA लाइगेज। इन दोनों में डिफरेंस बस इतना सा है कि इन दोनों को एक्टिव होने के लिए या कार्य करने के लिए दो डिफरेंट टाइप के कोफैक्टर्स की जरूरत होती है। जो ई कोलाई डीएनए है उसको NAD कोफैक्टर की जरूरत होती है, जबकि जो दूसरा T4 DNA लाइगेज है उसके लिए ATP की जरूरत होती है। इस प्रकार से DNA लाइगेज बेसिकली DNA स्ट्रैंड को कंप्लीट करने का कार्य, कंटिन्यूस करने का कार्य करता है, फ्रेगमेंट्स को आपस में जोड़कर। तो ये हुआ DNA लाइगेज। इसके साथ साथ कुछ और एंजाइम्स भी मैंने प्रोसेस के दौरान आपको बताए थे कि कुछ और भी एंजाइम्स होते हैं जो DNA रेप्लिकेशन में हेल्प करते हैं, जिसमें एक था DNA हेलिकेज। ये जो DNA हेलिकेज है एक्चुअली सबसे पहले इसी का कार्य स्टार्ट होता है। ये DNA की सुपर कॉइलिंग को अनकॉइल करने का कार्य करता है। मैंने आपको प्रोसेस के दौरान ये फर्स्ट पॉइंट में बताया था कि जो सुपर कॉइलिंग है उसको अनकॉइल करने का कार्य DNA हेलिकेजेस के द्वारा किया जाता है। इसके बाद जो दूसरा था SSB प्रोटीन्स, जब ये सुपर कॉइल अनकॉइल हो जाती है तो वापस से कॉइल ना हो जाए या इसमें स्थिरता बनी रहे, इसके लिए जो प्रोटीन्स प्रयुक्त होती हैं उनको SSB प्रोटीन्स कहा जाता है। तीसरा आप देख रहे हैं टोपो आइसोमरेजेज। ये बेसिकली रिवर्सिबल प्रकार का एंजाइम होता है। इसका कार्य फास्फोडाइस्टर बंड को तोड़ने का तो होता है, लेकिन जैसे ये तोड़ने के बाद अलग होता है वो बंध वापस से बन जाते हैं। तो इसलिए इसका जो बेसिकली जो फंक्शन होता है वो यही है कि DNA स्ट्रैंड की ऐंठन को निकालना, कि DNA स्ट्रैंड में जो ऐंठन होती है वो वापस से ना बने और लगातार वो उस नॉर्मल कंडीशन में रहे, उसमें भी इस एंजाइम के द्वारा हेल्प की जाती है। अगला आप देख रहे हैं DNA प्राइमेज। DNA के अपने दो स्ट्रैंड हमने आपको बताए थे, एक लीडिंग स्ट्रैंड और एक लैगिंग स्ट्रैंड। तो जो लैगिंग स्ट्रैंड होता है उस पर RNA प्राइमर निर्माण करने का कार्य DNA प्राइमेज का होता है। लैगिंग स्ट्रैंड पर RNA निर्माण करने का कार्य DNA प्राइमेज के द्वारा किया जाता है। और लास्टली एक है सुब्यूबेलेजेस एंजाइम। तो जब नए स्ट्रैंड बन जाते हैं उनके द्वारा उनको वापस से कॉइल करने का जो कार्य किया जाता है वो इस एंजाइम के द्वारा किया जाता है। तो इस एंजाइम का फंक्शन, जब दोनों DNA मॉलिक्यूल दोनों स्ट्रैंड संश्लेषित हो जाते हैं, दोनों आपस में जुड़ जाते हैं, तो उनको वापस से जो वॉटसन क्रिक मॉडल की भांति कॉइल करने का कार्य किया जाता है वो इस एंजाइम के द्वारा किया जाता है। तो इस प्रकार से रेप्लिकेशन प्रोसेस कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है जिसमें बहुत सारे एंजाइम्स और प्रोटीन्स की आवश्यकता होती है। प्रत्येक एंजाइम्स और प्रोटीन्स के क्या क्या कार्य होते हैं ये हमने ब्रीफली आपको इस वीडियो में बताया है, और इससे पहले भी आपको हम कहीं ना कहीं सांकेतिक रूप में जो DNA की प्रोसेस रेप्लिकेशन की प्रोसेस थी उसमें आपको बता दिया था। तो इन एंजाइम्स का जानना आपको बहुत ज़रूरी है। सेपरेट क्वेश्चन इस पर एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो इन सारे एंजाइम्स को कैसे होते हैं, इनकी स्ट्रक्चर क्या है और ये क्या फंक्शन परफॉर्म करते हैं, ये आप ज़रूर समझें। वीडियो को 1 या 2 बार ज़रूर देखें तो ये आपको निश्चित समझ में आएंगे। थैंक यू।